प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, इटली की यात्रा, G7 समिट, नई सरकार बनने के बाद पहली विदेश यात्रा ये है, कितना अहम? देखिए, ये G7 की जो बैठक है काफी अहम है। आप देखिए G7 की बैठक कब हो रही है। पूरे यूरोप में युद्ध से के संकट से जूझ रहा है। रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसका असर है यूरोप पे, प्लस जो आपका मिडिल ईस्ट देखिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसके अलावा कोरोना के बाद से अभी भी हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो पटरी पे नहीं आई है। दुनिया के जो विकसित देश हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में समिट की ये जो बैठक हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण है और भारत पिछले कई बार से समिट के में हिस्सा ले रहा है, मेहमान के तौर पे अतिथि गेस्ट के रूप में हिस्सा ले रहा है। और भारत की भूमिका अहम इसलिए है कि कई बार ये बात हो रही है कि बिना भारत को लिए समिट को आगे बढ़ाना या उसके विस्तार की बात जब होती है तो उसमें भारत को शामिल करने की बात होती है, क्योंकि भारत जो है अभी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। जो इसमें बाकी के मुल्क है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद जापान या फिर इटली, ये सभी वो देश हैं जो विकसित देश हैं, जो करीब करीब आपको 45% जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उन पे इनका वर्चस्व है। दुनिया के जो 45% जो इकोनॉमी है, जिनका व्यापार है, ट्रेड है, उन पे इनका कंट्रोल है। दुनिया की जो सभी बड़ी इकोनॉमी जो है इनमें शामिल है। विकसित देशों का ये सम्मेलन है, व्यापारिक जो है। लेकिन अब जो जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य बदला है उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए जो चर्चा हो रहा है उसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं चर्चा के लिए। पहले तो रूस यूक्रेन वॉर पे चर्चा हो रही है, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा हो रही है, क्लाइमेट को लेकर चर्चा हो जा रही है, अफ्रीका को लेकर चर्चा हो रही है, फिर उसके अलावा AI को लेकर चर्चा हो रही है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही है। तो इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब बात आती है तो उसमें भारत एक मेजर रोल प्ले करता है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज को लेकर जब बात होती है उसमें भारत का एक अहम रोल है। अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों की बात है उसमें भारत एक अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो द्विपक्षीय संबंध है, इटली भारत के बीच हो, फ्रांस भारत के बीच हो, या ब्रिटेन भारत के बीच हो, या अमेरिका भारत के बीच हो, तो वहां भी भारत एक अहम रोल प्ले करता है। इसलिए जब G7 की जब बात होती है, ये 7 देश एक प्लेटफॉर्म पे तो है, लेकिन भारत के इन 7 देशों से एक अलग से द्विपक्षीय संबंध है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो G7 के सम्मेलन में भाग लेने के साथ साथ वो कई जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। तो इसलिए भारत के लिहाज से भले मोदी 3.0 की प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा है, लेकिन भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं या भारत का जो विदेश नीति है उसमें इस यात्रा का बहुत ही अहम रोल है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोविड के बाद बहुत सारी स्थिति ऐसी बनी, हमने अभी देखा कि 2 जगहों पर युद्ध चल रहा है, चाहे रूस यूक्रेन का हो या फिर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने, हमास जैसे आमने सामने। उसके बाद कोविड के बाद दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला खड़ा किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो क्या हम माने कि जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां रही हैं, विदेश नीति खास करके रही है, उसमें एक कहावत है कि यू कैन लव, यू कैन हेट, बट यू कांट इग्नोर। तो आज भारत की वही स्थिति है कि यू कैन लव इंडिया, यू कैन हेट इंडिया, बट यू कांट इग्नोर इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए कोविड के बाद से या इनफैक्ट कोविड के पहले से ही जिस तरह से मोदी सरकार 2.0 में उसने जैसे भारत के आर्थिक विकास को लेकर जो नीतियां अपनाई गई थी, जिस तरह से मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया के लिए स्कीम चलाए गए थे और उसमें विदेशी जो इन्वेस्टर हैं उनको बुलाया गया था। भारत ने अमेरिका के इन्वेस्टर्स को बुलाया, इटली के इन्वेस्टर को, फ्रांस के इन्वेस्टर को, कनाडा के इन्वेस्टर्स को, जापान के इन्वेस्टर को, इवन चाइना के इन्वेस्टर्स को बुला के यहाँ पे ताइवान हमारा पार्टनर है, कई सारे मुल्कों को हमने एक साथ जोड़ा। भले उनके द्विपक्षीय संबंध अच्छे नहीं है, चीन और ताइवान के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कनाडा से भारत के तल्ख संबंध होने के बाद भी जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो मजबूत हैं। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। जापान ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है। इसलिए हर मुल्क जो विकसित मुल्क है, अगर वो चाहते हैं कि उनका विकास हो, उनके पैसे बढ़े, उनका व्यापारिक जो अम्ब्रेला है वो बड़ा हो, इसलिए वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडिया में दुनिया की कहिए तो अब तो कह सकते हैं हम लोग खुल के कि दुनिया की
सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। चीन और हम लगभग बराबर हो गए हैं। कई आंकड़ों में तो भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे निकल गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि हमने भारत सरकार ने न की हो। लेकिन जो बाकी जो आंकड़े आते हैं उसमें हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। इसलिए एक सबसे बड़ी आबादी वाले देश को किसी भी मुल्क के लिए इग्नोर करना, जहां के लोगों की परचेजिंग पावर है, जहां कंज्यूमरिज्म है, जहां लोग सामान खरीदते हो, जहां गरीबी से 25 करोड़ लोग बाहर आए हो, जिनमें क्रय करने की परचेजिंग पावर हो, वहां पे दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत को इग्नोर करने की अब हिमाकत नहीं कर सकता है। इसलिए सब चाहते हैं कि जो बड़े प्लेटफॉर्म है उनके साथ साथ जो छोटे प्लेटफॉर्म है उसमें भी भारत की भागीदारी हो, G7 हो, क्वाड हो, या इसके अलावा जो आपको भारत एशियान संबंध हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, इन सब जगह भारत की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। भारत के रोल को जब यूएन के एक्सपेंशन की बात आती हो तो उसमें सबसे बड़े दावेदारों में भारत है। इसलिए भारत की जो हमारी विदेश नीति है या जो कूटनीति है वो काफी पिछले 10 सालों में काफी अलग तरीके से बदली है। भारत ने अब कह सकते हैं कि भारत पहले वेट करता था तब रिस्पॉन्स करता था, अब भारत जो है अपनी विदेश नीति के मामले में तुरंत रिटेलिएट करता है और किसी का वो नहीं सहता है कि आपने मुझे कह दिया और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा नहीं है। चाहे कनाडा का एग्जांपल दे सकते हैं या इवन अमेरिका के साथ, जब भारत रूस और यूक्रेन की बात चल रही थी के बीच में, जब युद्ध चल रहा था और जब तेल आयात की बात हो रही थी, दुनिया चाह रही थी, अमेरिका चाह रहा था, यूरोप चाह रहा था कि भारत जो है रूस से तेल का आयात ना करे, लेकिन उसके बावजूद आपने विदेश मंत्री को सुना, हमारी सरकार को सुना कि नहीं, ये हमारी जरूरत है। रूस से हम दुनिया के संकट में के कारण अपने देश में संकट नहीं पैदा करेंगे, हमारे पास परचेज करने की पावर है, इसलिए हम रूस से खरीदेंगे और रूस से हमारा जो द्विपक्षीय संबंध है वो बेहतर है। इसमें कहीं भी नहीं हुआ, वही हमारे काम आया। हमने पूरे दुनिया को कोविड के समय में दिखाया कि अगर हमारी नीति सही है, अगर हम अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो नेचुरली धीरे धीरे ग्रोथ होता है। इसीलिए कोविड के बाद भी हम तेजी से प्रकाश जी, ये तो पॉइंट हो गया कि भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आर्थिक मोर्चे पर। अब एक और बात ऐसी रही है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं लंबे वक्त से कहते आए हैं और वैश्विक मंचों पर भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है, वो है क्लाइमेट का। आपने देखा होगा कि जैसे ही शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद सबसे पहले पौधे लगाने का अभियान शुरू होता है। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से क्लाइमेट बदला है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, हमने टेम्परेचर एवरेज बढ़ता हुआ देखा है और G7 में इस बार इस पर भी चर्चा होने वाली है। लगता है कि भारत अब लीड करने की स्थिति में है। पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसको लेकर के सभी को सोचने की जरूरत, इसे इंडिया लीड करेगा। देखिए, आप चाहे पेरिस सम्मेलन की बात कर लें या कॉप सम्मेलन जो पर्यावरण को लेकर होता है उसकी बात कर लें, भारत ने अपनी बात और जो विकासशील देश की बात है बहुत ही पुख्ते तरीके से उठाई है कि जो दुनिया के जो विकसित मुल्क हैं उनको पर्यावरण के मामले में ज्यादा हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। आप विकसित देश ऐसे ही नहीं बढ़े हैं, आपका जो कार्बन उत्सर्जन है वो कहीं भी विकसित देशों से ज्यादा है। आज आपको एक बेसलाइन बनाना पड़ेगा, एक ईयर मार्क करना पड़ेगा, तब तक तो आपको एडिशनल फंड देना पड़ेगा विकसित देशों को, और जो विकासशील देश है उनको जो विकसित देश है उनको विकासशील देशों को देना पड़ेगा। जो हमारे गरीब मुल्क है उनको आपको टेक्नोलॉजी को मुहैया कराना पड़ेगा, आर्थिक जो मदद करनी होगी, तब वो संभलने लायक होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ इलाके को अंधेरा छोड़ के आप अपने यहाँ परमाणु ऊर्जा से बिजली चलाएं, कुछ इलाकों को आप छोड़ दें और परमाणु तकनीक ना दें उस इलाके के विकास के लिए। अगर आपके पास परमाणु ऊर्जा की तकनीक है तो आपको गरीब मुल्कों को, अफ्रीकी देशों को या वैसे देशों को परमाणु तकनीक जो है उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने एक एक चीज बताई, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करते हैं।